Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Chapter number 2, exercise number 5.2. The topic name is nth term of an AP, जिसको जनरल टर्म ऑफ एन एपी के नाम से भी कहा जाता है। जनरल टर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जनरली किसी भी टर्म की इंफॉर्मेशन दे देता है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जो किसी भी टर्म की इंफॉर्मेशन हमको दे देता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कल हमने स्टार्ट किया था, एक बार फिर से मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि nth टर्म जो होती है वो निकालने के लिए फर्स्ट टर्म के अंदर n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले के इर्द गिर्द ये पूरी एक्सरसाइज रिवॉल्व करती है। ये फॉर्मूला आता है तो पूरी एक्सरसाइज आती है, या मैक्सिमम परसेंटेज एक्सरसाइज का आता है आपको। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे, आज 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरह के इसमें क्या होता है, नॉलेज भी चेक हो जाती है, फॉर्मूला भी लग जाता है, और एनालिटिकल क्वेश्चन आजकल ज्यादा है बोर्ड एग्जाम्स। एनालिटिकल मतलब सोचने में मजबूर करें, सीधे सीधे कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं आते कि चलो सॉल्व कर दो खत्म। ठीक है, तो इसमें सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। इस एपी में कभी भी कहीं भी -150 एक टर्म के रूप में आएगा या नहीं आएगा, चेक करके बताओ। है ना, समझ आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? इस एपी में अभी तो जैसे 1 2 3 4 चार टर्म्स में तो वो नहीं दिख रहा है, पर आगे और भी टर्म्स है, तो उसमें ये आएगा या नहीं आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर वेटेज कम है इसका, अगर वेटेज कम है एंड सपोज करो यहाँ पे ये एपी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, जैसे 11 से 8 हो गई, 5 हो गई, 2 हो गई, तो अब नेगेटिव की ओर जा रही है, तो ये माइनस कभी ना कभी तो होगी ना, माइनस कभी ना कभी तो होगी। दैट मीन्स ये माइनस का जो टर्म है, चांसेस तो हैं कि उसका टर्म हो भी या ना भी हो, 100% गारंटी तो नहीं है। बट लेटस से अगर ये +150 होता, अगर ये +150 होता, तो स्ट्रेट अवे वी कैन राइट नो। क्यों? क्योंकि जब एपी ही डिक्रीज हो रही है तो फिर 150 तो आने का चांस ही नहीं है ना। ठीक है, तो एनालिटिक्स प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज लगानी है, लेकिन अभी नेगेटिव है तो चांसेस तो है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, कैसे? हाँ देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो देखो जो गिवन एपी है उसकी सारी गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। गिवन पॉइंट्स ले दे के एपी के पास दो ही चीजें होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस क्या है 8-11 यानी कि -3। ये तो हो गए इसके गिवन पॉइंट्स। अब मुझे क्या चेक करना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं। तो ए डी एन और ए एन चार चीजें बताई थी मैंने उस फॉर्मूला में, मुझे बताओ ए और डी तो साफ साफ मिल रहा है, इनडायरेक्टली आपने निकाल लिया। एन और ए एन में से, एन और ए एन में से -150 क्या है? देखो दो हिंट है। पहला हिंट है कि इसके आगे टीएच नहीं लग रहा, जिसके आगे टीएच नहीं लग रहा तो वो एन तो हो नहीं सकता। दूसरा हिंट ये है कि ये नेगेटिव है, और एन तो एक नेचुरल नंबर होता है, तो -150 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो वहां से भी पता चल रहा है कि एन कैन नॉट बी -150, एन तो स्टार्ट ही 1 से होता है, 1 2 3 4। तो दो हिंट है, यहाँ से हमको पता चला। तो दैट मीन्स ए एन तो है माइनस का 150, चौथी चीज क्या बचती है? एन बचती है। लगाते हैं फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, पुट ऑल ऑफ दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ए एन कितना है माइनस का 150, ए कितना है 11, प्लस एन तो मिसिंग है -1 इंटू डी कितना है माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक हमने क्या निकाली थी, पहले ए को भेजेंगे, तो -150 + 11 इधर जाके उधर क्या बचता है, उधर क्या बचता है n-1 इंटू -3। ठीक है, -150 -11 माइनस का 161। ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब किसको भेजेंगे? -3 को, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, हो जाएगा दीपेश? -1 उधर, -3 उधर जाके +3 कर दूं तो क्या करूं? अप अच्छा अच्छा, अपॉन में पॉजिटिव कर दूं, ऐसे अपॉन में 3, -3 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस, ये देखो ये -3 नहीं जा रहा उधर, उधर -3 नहीं जा रहा। अगर ये -3 उधर जाता तो ऑब्वियसली उधर जाके क्या हो जाता, +3 हो जाता। बट -3 कहाँ जा रहा है उधर, उधर तो इंटू -3 जा रहा है। कौन जा रहा है?
तो उल्टा ऑपरेशन इनटू का होगा ना कि माइनस का होगा। इनटू का उल्टा ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन। दैट मीन्स इनटू के आगे जो भी चीज रखी हुई है वो उधर जाके डिवाइड होगी। तो -161 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? -3 इक्वल टू इधर क्या बचता है? n-1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n-1 की वैल्यू हो गई माइनस माइनस, कट तो रहा नहीं है, ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो 161/3 पॉजिटिव कर दो, बस माइनस माइनस कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। अब n की वैल्यू तो उधर -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। मैंने कहा था इस स्टेप तक जो है, इस स्टेप तक जो है ये जो चीज आती है ये क्या आनी चाहिए? एक इंटीजर आनी चाहिए। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो दो बातें हैं, या तो हमने गलती करी है या फिर क्वेश्चन में जो आंसर है वो नो आने वाला है। ठीक है, तो एक बार के लिए अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं आता है तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार फिर से जल्दी से चेक कर लें, क्योंकि चांसेस ये भी कि मैंने गलती कर दी। ठीक है ना? ओके, 161/3 -1 इधर आके +1, 3 एलसीएम ले लेते हैं। इट विल बी 161 प्लस 3 1 जा 3, इट विल बी 164/3। अगेन ये 164/3 भी नहीं कट रहा है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब सुनो क्या होगा। -164/3 को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इट विल बी 3 5 जा 15, फिर 14 आया बचा, तो 3 4 जा 12, फिर 20 बचेगा। या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दे तो 2 बचेगा, तो 2/3। तो 54 2/3 आ रही है एन की वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, अगर एन एक नेचुरल नंबर आए, एन क्या था? नेचुरल नंबर था। तो एन अगर यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आ जाता तब तक तो सारी चीजें फुलफिल हो जाती और मैं लिख देता कि यस -150 इसका कोई ना कोई टर्म तो होगा। बट एन एक नेचुरल नंबर नहीं आया तो सारी चीजें फुलफिल नहीं हुई। दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? -150 इसका कोई टर्म ही नहीं है। मैं आंसर क्या लिख दूंगा? हेयर n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म, ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली बात हो गई कि n नेचुरल नंबर आए तो वो उसका टर्म है, n नेचुरल नंबर नहीं आए तो उसका टर्म नहीं है। ये तो डायरेक्ट तो याद हो गया, चलो ठीक है। बट क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, एन क्या देता है मुझे? पोजीशन देता है। एन क्या देता है? इस एपी में ये जो टर्म लिखा हुआ है -150, इसकी पोजीशन दे रहा है कि -150 जो है 54 2/3 टर्म है। अब किसी भी एपी में 54 2/3 टर्म होती है क्या? या तो 54th टर्म होती है या 54 के बाद अगली 55th टर्म होती है, राइट? बीच की टर्म तो होती है क्या कभी? मैंने कहा कि इस एपी में पांचवी टर्म निकालो, आप निकाल लोगे। मैंने कहा छठी निकालो, आप निकाल लो। मैंने कहा 5.5वीं निकालो। तो 5.5वीं नाम की कोई टर्म होती है क्या? नहीं होती है ना। एपी में जो टर्म होती है नेचुरल नंबर में चलती है। इसका मतलब है -150 होगा उसमें कहीं ना कहीं, बट 54th टर्म और 55th टर्म के बीच में कहीं होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या ही है, इसकी पोजीशन रैंक क्या ही है इसकी? 54 2/3, यानी 54th टर्म पे कोई रखा हुआ होगा, 55th टर्म पे कोई रखा हुआ होगा। 54th टर्म पे जो रखा हुआ होगा वो -150 से इधर वाला टर्म होगा और -150 से इधर वाला, यानी इसकी पोजीशन कहीं बीच में आ रही है और बीच की कोई टर्म होती नहीं है। इसलिए मैं कह दूंगा कि ये इसकी टर्म है ही नहीं, ये इसकी टर्म, इस एपी की टर्म है ही नहीं। दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि ये इसकी टर्म है या नहीं है। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पता लगाओ ये इसकी टर्म है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी है। नहीं है तो नहीं है, बट अगर है तो कौन सी है। तो अभी तो नहीं है। लेट अस सपोज अगर ये 54 आ जाता तो फिर ये इसकी टर्म होती ना, तो फिर कौन सी होती? 54 ही होती। फिर कौन सी होती? जो एन की वैल्यू आई है वही होती। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि -150 इज द 54th टर्म ऑफ दिस एपी। समझ आया? ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस क्वेश्चन में सब कुछ है जो एग्जाम में आने लायक है। स्नैपशॉट ले लो या जो भी पूछना है देख लो, डाउट वाउट हो तो चलते हैं आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। फाइंड द
फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म इज दिस। ठीक है, एक एपी का 31st टर्म तो निकालना है और दे क्या रखा है 11th टर्म और कौन सा टर्म दे रखा है। तो क्या ये क्वेश्चन 7th वाला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन की तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हर एक क्वेश्चन में कोई भी 2 टर्म दे रखी थी और बची हुई कुछ टर्म्स पूछ रहा था, राइट। 7th में क्या कर रहा है, 2 टर्म दे रखी है और एक ही टर्म पूछ रहा है, उल्टा उससे भी छोटा है, लेंथ वाइज उससे भी छोटा है, वो उल्टा ज्यादा लेंथी था। 2 टर्म देके 2-3 टर्म्स पूछ रहा है वहां तो, या तो 2 टर्म देकर एक ही टर्म पूछ रहा है। तो जो काम वहां किया वही तो काम करेंगे। कौन सी टर्म दे रखी है 11th टर्म, यानी A11 दे रखी है इसने कितनी 38। तो A11 को एक्सपेंड कर देंगे, A11 को एक्सपेंड करेंगे बाय फॉर्मूला तो क्या आएगा A प्लस, तो इसकी वैल्यू हो गई 38। इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन में। बताया था मैंने किसी एपी की अगर कोई भी 2 टर्म गिवन हो तो उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, इवन उसका कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड कौन सी टर्म दे रखी है 16th टर्म का मतलब A16 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्या ये 73। तो A16 को कर दो जरा एक्सपैंड, इट विल बी A प्लस 15D की वैल्यू 73। ये हो गई इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत। अब जब अपन ने 2 इक्वेशन बना ली है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई हमारी, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, तो वी कैन सॉल्व देम, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। क्या कर दूंगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं, सेकंड इक्वेशन में से जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो A माइनस A तो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 15D में से 10D गया तो 5D, और 73 में से 38 गया तो 35 आ रहा है। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाती है 35/5 यानी कि 7, और इस D की वैल्यू 7 चाहो तो इक्वेशन 1 चाहो तो 2 में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा A का। तो 7 को मैं जैसे फर्स्ट में पुटअप करता हूँ, जो छोटी इक्वेशन उसमें करते हैं, तो A प्लस 10 इंटू डी, डी कितना आया 7, तो 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। So what will be the value of A? 38 minus 70. It will be what? माइनस का 32। तो भाई आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, जो चाहे वो टर्म निकाल लो। उसने कौन सी पूछी है 31st टर्म पूछी है उसने। 31st टर्म निकालने के लिए यानी आपको A31 निकालना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में A प्लस 30D निकालना है। ए और डी है, A कितना है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, राइट। तो माइनस का 32 प्लस 37 जा 210, तो प्लस माइनस माइनस करो उसमें से 10 में 2 गए 8, 20 में 3 गए 17, सही है। और पॉजिटिव आएगा आंसर क्योंकि ये 210 पड़ा है। मैच करो, ठीक है। बताओ, आसान क्वेश्चन था ये तो, लैंग्वेज घुमा के दी, पर वही पहले वाले ही क्वेश्चन था जो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्वेश्चंस किए, उसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप में आ गया और इसमें थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में आ गया, बट बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ, कोई डाउट है किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. यशमी, भव्या, रिया? No, sir. रिया कौन है, कौन सी वाली रिया है? Sir. रिया जैन है क्या? Yes, sir. रिया आप पूरा नाम लिखा करो क्योंकि एक और रिया है, पता तो चले कौन सी आई है, कभी कभी वो भी आ जाती है गलती से। शिवम, समझ आ रहा है? यस सर। नींद आ रही है क्या? नहीं सर, मैं तो जग रहा हूँ। अच्छा, पक्का? हाँ सर पक्का, चाहे पापा को फोन करे, बोल लो टेबल पे और बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी consists, क्या कहा इसने, कुछ दब गया, ओके छोड़ो। An AP consists of 50 terms, of which third term is this and the last term is this. Find the 29th term. मैं कहता हूं ये दोनों क्वेश्चन सेम ही तो कैटेगरी के क्वेश्चन है या नहीं है? कौन से दोनों क्वेश्चन, 7th और 8th सेम क्वेश्चन है या नहीं? देखो 7th में क्या क्या दिया था उसने, एक टर्म दी थी 11th टर्म, दूसरी टर्म दी थी उसने 16th टर्म, 2 टर्म्स की इंफॉर्मेशन दी थी।
आप कहोगे सर इसमें तो एक ही टर्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेम कैसे हुआ? इसमें तो ये केवल थर्ड टर्म ही दे रहा है और दूसरी तो लास्ट टर्म दे रहा है। तो अब लास्ट टर्म दे रहा है तो मैं लास्ट टर्म कौन सी मानूं? जितनी टोटल टर्म्स हैं। भाई एक एपी में अगर 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म 50वीं टर्म ही तो होगी। तो इन शॉर्ट ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, बस थोड़ा सा और घुमा दिया उसने। जैसे A3 दे रखा है उसने, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ A3 यानी कि 12 दे रखा है उसने, और लास्ट टर्म दे रखा है और टोटल टर्म्स है 50। तो एक तरीके से A50 दे रखा है लास्ट टर्म। कितनी हो गया ये क्या है? 106। अगेन इन दोनों को एक्सपैंड करके अपन a+2d बराबर 12 और a+49d 49d बराबर 106 एक्सपैंड करके निकाल सकते हो? निकालो जल्दी। ये यार एक पेपर पेन तो रेडी रखा करो, रिवीजन चल रहा है। तो सुंदरकांड थोड़ा चल रहा है जो सुनने आ गए। मैथ्स में हमेशा पेन हाथ में होना चाहिए, हमेशा, एनी टाइम। इवन कभी भी हम पढ़ाई करने तो पेन हमेशा, कुछ भी चीज नोट करनी पड़ सकती है ना, एंड पेपर भी। हो गया? a-a कैंसिल आउट, 49 में से 2 गया, 106 में से 12 गया, 94। हो गया? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है क्या? 64 आएगा? अच्छा, आंसर, फाइनल आंसर D2 आ रहा है। और D2 को पुटअप करो इसमें तो a क्या आएगा? 2 दूनी 4, a की वैल्यू 8 आएगी। चेक करो, दोनों आ गए हमारे पास। तो अब पूछा क्या था उसने? पूछा क्या था? फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म का मतलब क्या होता है? a+28d। a की वैल्यू पुटअप करो 8 + 28 गुना d की वैल्यू 2, तो 8 + 28 दूनी 56, 56 और 8 64। 64 is the answer, right? कभी कभी मैथ्स को हिंदी में भी बोलनी चाहिए। मैं हिंदी में बोलने में वो मतलब इजी लगती है, डे टू डे लाइफ का हिस्सा लगती है। जैसे बोल दिया 28 दूनी 56। इंग्लिश में बोलने में ऐसा लगता है जैसे पढ़ना है, पढ़ाई कोई सीखो है। इंग्लिश में बोलते हैं 28 2 जा 56, ऐसा लगता है कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और मतलब एक सब्जेक्ट लगता है हमारे कोर्स का। सिंपली कह दिया 28 दूनी 56, ऐसा लगता है जैसे डे टू डे लाइफ में कुछ कह के निकल गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ तक आ गए हम? ये 9th करना है, पढ़ो। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। तो 7th 8th 9th में अपन तीनों को एक कैटेगरी में डाल रहा हूँ। 7th में भी 2 टर्म्स गिवन थी, 8th में भी 2 टर्म्स गिवन थी, 9th में भी 2 टर्म्स गिवन है, थर्ड एंड 9th टर्म। थर्ड टर्म तो है 4, 9th टर्म है -8, राइट? लेकिन इन दोनों में क्वेश्चन जो पूछा था और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने की टेक्निक, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो अलग हो गया बस। तो चलो जितना सेम है उतना तो करते हैं। क्या सेम है? कि 2 टर्म गिवन है, उनको एक्सपेंड करके एओडी तो निकाल ही सकते हो, और फिर एओडी निकल गया तो उसके बाद तो जो चाहे उसको पूछने दो, सबके लिए रेडी रहते हैं अपन। तो सबसे पहले एओडी निकालो। तो थर्ड टर्म गिवन है क्या? 4। थर्ड टर्म इज 4, तो यानी A3 इज 4। और क्या गिवन है? 9th टर्म इज माइनस का 8, तो A9 इज माइनस का 8। एक्सपेंड करो A3 को, तो इट विल बी A+2d बराबर 4। A9 को एक्सपेंड करो, A+8d बराबर माइनस का 8। A से A खत्म, 8d में से 2d गया तो व्हाट? 6d, और -8 -4, तो d की वैल्यू हो गई -2। और d की वैल्यू -2 हम पुट अप कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वी विल गेट A+2d। 2d का मतलब 2 × -2 यानी -4, -4 उधर जाके +4, ऑलरेडी 4 बैठा है, 4 और 4 8। तो d और a तो आ गए। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब वैसे भी कुछ भी पूछेगा तो निकाल ही लेंगे।
अब की बार उसने पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब इस एपी में कौन सी पोजीशन पे जीरो दिखाई देगा, वो पोजीशन बता दो। ठीक है, अब हमने सीखा है कि टीएच लगा हुआ होता है तब तो वो एन की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे जो चीज उसने पूछी थी 31, एसटी को भी टीएच ही मानना बताया था मैंने, एसटी एनडी सबको टीएच कंसीडर करना। तो एक तरीके से टीएच लगा हुआ था, तो 31 एन की वैल्यू थी। 8th क्वेश्चन में भी उसने 29th टर्म पूछी, तो 29 के आगे टीएच लगा हुआ था, तो वो एन की वैल्यू थी। लेकिन अभी जीरो के आगे टीएच नहीं लगा हुआ, तो जीरो एन की वैल्यू नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है। दो दो हिंट है, तो फिर ये एन की वैल्यू नहीं है, तो ये ए एन की वैल्यू है, क्योंकि जो चार ही तो चीजें होती हैं, ए डी एन और ए एन। ए और डी तो मौजूद है हमारे पास, एन ये हो नहीं सकता, तो होगा क्या, ए एन। तीन चीजें हैं, तो चौथी चीज क्या पूछ रहा होगा, ले देखे एन ही पूछ रहा होगा, क्योंकि टोटली चार चीजें हैं फॉर्मूला में, तो तीन चीजें देके चौथी चीज ही पूछ रहा है करीब करीब हर एक क्वेश्चन में। अभी तक तो उसके बाहर कोई, उसकी सीमा से बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं गया जिसमें उन चार के अलावा कोई पांचवी चीज का जिक्र हो रहा हो। समझ रहे हो? तो हेयर वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एन इक्वल टू जीरो, यानी ए एन को जीरो रख सकता हूं मैं, ए एन को जीरो रख सकता हूं, और ए एन को जीरो रख के आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, तो ए एन को जीरो रख के एक्सपैंड कर दो बस। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको क्या रख दो, जीरो रख दो। ठीक है, ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस एन तो निकालना है, डी की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। पहले किसको भेजेंगे, बॉर्डर पार, दूर के रिश्तेदार को, भाई तू जाके मर। एन माइनस वन इंटू माइनस टू, तो जीरो माइनस एट बिकम्स माइनस एट। अब थोड़ा करीब का रिश्तेदार, एन माइनस वन माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस टू, इंटू माइनस टू है तो उधर जाके डिवाइडेड बाय माइनस टू, माइनस से माइनस खत्म, 8/2 क्या हो जाएगा 4। अब सबसे करीबी रिश्तेदार माइनस वन को उधर भेजेंगे तो प्लस वन यानी 5, यानी कि इस एपी में पांचवें नंबर पे आपको जीरो दिखाई देगा। जब पांचवा ही नंबर है तो इतनी से तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जल्दी से कर सकते हो ना। देखो ए क्या था 8, देखो एपी बना रहा हूं मैं, ए क्या था 8, पहली टर्म थी 8, फिर -2 का कॉमन डिफरेंस लेना है, तो दूसरी टर्म -2 करते क्या आ जाएगी 6, तीसरी टर्म -2 करते ही 4, चौथी टर्म -2 करते ही 2, और पांचवी टर्म -2 करते ही क्या मिल गया, जीरो। उसने यही तो पूछा था कौन से नंबर पे जीरो आएगा, तो पांचवें नंबर पे आ रहा है, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जीरो इज द 5th टर्म ऑफ द गिवन एपी, क्योंकि ये एन की वैल्यू आई और एन की वैल्यू के ऊपर हमेशा टीएच लगता है, एन की वैल्यू के ऊपर हमेशा क्या लगता है, टीएच लगता है, आंसर में भी क्वेश्चन में भी हर जगह। तो मैं क्या लिखूंगा, जीरो इज द 5th टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर है सभी को? चलें आगे, बोल दो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ नोट करना हो कर लो, नहीं तो आगे चले। सर हाँ, सर अगर अपन को जीरो की जगह कोई और डिजिट दी होती तो अपन उस यहाँ पे उसकी जगह वो डिजिट डाल देते, मान लो 3 दिया होता तो 3 डाल देते, 7 दिया होता तो 7 डाल देते। ठीक है, जब तक यहाँ पे टीएच नहीं लगा हुआ, टीएच नहीं लगा हुआ ना जीरो के आगे, या जो भी डिजिट दी होती है उसके आगे भी टीएच नहीं लगा हुआ होता, तो वो एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू की जगह डाल देते। अगर यहाँ पे टीएच दिया हुआ है तो फिर वो एन की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू नहीं है, फिर उस चीज को अपन एन की जगह डालते हैं और बची हुई चीज ए एन निकालते हैं। अभी ए एन की जगह डाल रहे हैं और एन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है, एक एपी की 17वीं नंबर की टर्म जो है वो उसी एपी की 10वें नंबर की टर्म को 7 से एक्सीड करती है। 7 से एक्सीड करने का मतलब होता है उससे 7 ज्यादा है, उससे 7 ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी के मार्क्स से 5 मार्क्स ज्यादा है, तो मैं कैसे बोलूंगा इस बात को,
स्टूडेंट ए एक्सीड्स स्टूडेंट बी बाय 5, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी को 5 से एक्सीड करता है, दैट मीन्स उसके मार्क्स उसके दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स से 5 जाता है। समझ में आई? तो अब ये क्या कह रहा है, 17वीं टर्म जो है 10वीं टर्म को एक्सीड करती है कितने से, 7 से, दैट मीन्स 17वीं टर्म जो है 10वीं टर्म से 7 जाता है, यानी 10वीं टर्म में 7 जोड़ दें तो 17वीं टर्म आ जाएगी। समझ आया? 17वीं टर्म में सॉरी 10वीं टर्म में 7 जोड़ दें तो 17वीं टर्म आ जाएगी ना। समझ आया ना? ठीक है, तो 17th टर्म को मैं लिख सकता हूं A17, और ये कैसे आएगी, जब 10वीं टर्म में 7 जोड़ोगे। ये रही 10वीं टर्म, उसमें क्या जोड़ दिया मैंने, 7 जोड़ दिया। इन दोनों को एक्सपेंड कर दो, A17 और A10। A17 becomes A plus, A10 becomes what, A plus 9D, और आगे 9D प्लस 7 भी लिखा हुआ है। अब आपने नोटिस किया यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनी, यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी, क्या एक ही इक्वेशन बनी? तो एक ही इक्वेशन बनी तो एक ही चीज तो पूछ रहा है वो, क्योंकि दूसरी चीज तो आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज निकालने के लिए तो आपको दूसरी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स तभी सॉल्व हो सकते हैं जब मिनिमम 2 इक्वेशंस आपके पास हैं। तो एक ही पूछ रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि गलत हो गया कुछ, पूछ भी वो एक ही चीज रहा है। ठीक है, देखो वैसे तो आपको सॉल्व करना है, ए को इधर लेके जाना है, A- A 0 हो जाएगा, बट अभी रिवीजन चल रहा है तो कुल मिला के ए से ए कट गया। चाहे से इस ए को इधर ले जाओ तो वो उधर जाके A- A 0 हो जाएगा, चाहे से इस ए को इधर ले आओ तो भी वो A- A कुल मिला के 0 हो जाएगा। बचता क्या है, 16D बराबर 9D प्लस 7। अब 9D को इधर ले आओ तो क्या होता है, 16D माइनस का 9D बराबर उधर केवल 7 बचता है। 16D में से 9D गया तो 7D, और सेम वही चीज 7 से 7 कट गया, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। 7 से 7 डिवाइड होगा, सॉरी 1 आ रही है, 7 नहीं आ रही, 7 से 7 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगी आंसर 1। दिस इज द राइट आंसर। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1। क्लियर? देखो कॉमन सेंस की बात है, 10वीं टर्म कोई भी है 17वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17वीं टर्म ये रही, 10वीं टर्म ये रही, कितनी ज्यादा है, बराबर बराबर करके ही तो आई होगी, जम खा के थोड़ा आई होगी। तो बीच में 7 टर्म्स का गैप है और डिफरेंस भी 7 है, तो कॉमन डिफरेंस एक का ही रहा होगा, 1 1 1 1 करके 7 का कॉमन डिफरेंस बन गया होगा 7 टर्म्स में। ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन। Which term of this AP will be 132 more than 54th term? इस AP का, कौन सी AP का, ये 4 टर्म्स की AP दी हुई है, मतलब और भी टर्म्स है लेकिन गिवन टर्म्स क्या है, 4। तो पहले जैसे ही आपको AP गिवन हो तो उसका A और D निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, A और D निकाल लो। A तो कितना हो जाएगा 3, और D कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 कितना होता है 12। A और D निकल गया एक बार। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब AP जो है, अब AP जो है ये नहीं है, इसको भूल जाओ। अब AP मेरी ये है, AP की इंफॉर्मेशन ये इधर आ गई मेरे पास। इस AP का, जिसकी पहली टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 12 है, इस AP में कौन सी ऐसी टर्म है, विच टर्म, कौन सी ऐसी टर्म है जो इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा है? क्वेश्चन समझ में आया? इस AP में कौन सी ऐसी टर्म है जो इसी AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा है? तो पहले इसकी 54th टर्म निकाल लेते हैं, और उससे फिर कितनी ज्यादा करनी है आपको, 132 ज्यादा करनी है, तो 132 उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? या फिर चलो एक बार ऐसा कर लो, फिर एक बार इक्वेशन फॉर्म में भी करके बताते हैं। देखो देखो इक्वेशन फॉर्म में देखो कैसे सेट करेंगे इसको। देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, विच टर्म, कौन सी टर्म, मुझे पता नहीं है कौन सी टर्म, तो जब पता नहीं है तो मैं उसको मान लेता हूं an। क्या मान लेता हूं, an। तो विच टर्म की जगह क्या लगाया मैंने, an। फिर हमने इक्वेशंस में सीखा है कि विल बी, इज एम आर, विल बी, शैल बी, इन सब की जगह क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है। फिर क्या आता है, 132 लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया 132। मोर देन की जगह क्या लगाते हैं, प्लस। और कौन सी टर्म है, 54th टर्म। 54th टर्म का मतलब, मैं एक बार की लिख लो A54। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जगह हमने फ्लिप करके लिख दिया A54 प्लस
132। और वैसे सही यही होगा कि फ्लिप करके लिखें, क्योंकि बताया था मोर देन लेस देन में ये दोनों चीजें फ्लिप हो जाती है ना, ये चीज इधर आ जाती है और ये चीज इधर आ जाती है। तो पहले 54th टर्म लिख लो और बाद में प्लस लगा के और क्या लिख दो 132। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको सही फ्लिप करके लिखता हूँ। पहले तो लिखता हूँ A54 प्लस 132। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखें ये A और D है ही सही मेरे पास। आपको AN की वैल्यू निकालनी है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या निकालनी है बेटे? AN की वैल्यू ऊपर लिख देता हूँ। AN इक्वल टू A54 प्लस 130। सॉरी, आपको मतलब N की वैल्यू निकालनी है ना। तो AN और A54 इन दोनों को एक्सपेंड कर देता हूं, है ना। AN को एक्सपेंड करो, A प्लस N-1 इंटू D। A54 इक्वल टू A54 को एक्सपेंड करना जरा, A प्लस 53D और प्लस क्या लिखा हुआ है 132। स्ट्रेट अवे A से A खत्म। ठीक है, और D की वैल्यू पुटअप करो। D की वैल्यू क्या है 12। तो N-1 इंटू 12 हो गया यहाँ पे, और वहां पे 53 इंटू 12 हो गया, और प्लस क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 132। एक बार के लिए N-1 इंटू 12 एज इट इज करो और RHS को पूरा सॉल्व कर लो। तो 12 3 जा 36, रिमाइंडर 3, 636 12 5 जा 60 एंड 3 636 प्लस 132 और ऐड भी करना है उसमें। 6 और 1 7, 3 3 6, 6 और 2 9, सही है 8 8 मतलब 768। ठीक है, तो N-1 इंटू 12 कितना आ गया 768। अब 12 को वहां भेजो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, होगा क्या? ठीक है, तो काटो। 12 6 जा 72 होता है, बचा 4 4 और 8 48, 12 4 जा 48। अब -1 को वहां भेजो तो n की वैल्यू 64 प्लस 1 गिव्स मी 65। दैट मीन्स आंसर क्या है, विच टर्म पूछा था ना उसने, विच टर्म। तो विच टर्म का आंसर क्या है 65th टर्म इज द राइट आंसर। n की वैल्यू के ऊपर th वैसे ही लग जाता है। 65th टर्म, यानी इस एपी की जो 65वीं नंबर की टर्म है वो इसी एपी की 54वीं नंबर की टर्म से 132 ज्यादा होगी। चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 65वीं टर्म अलग निकाल लो, 54वीं टर्म अलग निकालो और देख लो ये इससे कितनी ज्यादा है। करो क्रॉस वेरीफाई, वैसे ही हो जाएगा। जिसको करना है कर सकते हो भाई, कर सकते हो फिर, हाँ वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? मैंने एक इक्वेशन बनाई Yes, सबसे पहले। देखो विच Yes, टर्म की sir. जगह रखा an, विच टर्म की जगह रखा an इज इक्वल्स टू 54th टर्म से 132 ज्यादा। इसको एक्सपेंड किया और n की वैल्यू एंड में निकाल ली, 65th टर्म हो गई। ठीक है ना। d की वैल्यू जो गिवन थी वो पुटअप कर ली, और a की वैल्यू वैसे तो गिवन है मेरे पास 3, लेकिन इसको पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि a से a 0 हो चुका था। अभी आप 3 रखोगे उसके बाद काटोगे, पहले ही काट दो। ए इधर 3 रखूं, ए इधर 3 रखूं, फिर काटूं, उससे पहले ही काट दूं ना जब कटना ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। इसको करो इंपॉर्टेंट मार्क। क्या कहता है, 2 एपी अब की बार मेरे पास। इतनी देर से कितनी एपी आ रही थी, एक एपी आ रही थी, उस पर क्वेश्चन हो रहे थे। अब की बार कितनी एपी है 2 एपी है। और दोनों एपी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखो 2 एपी है तो जैसे एक एपी की 2 चीजें होती थी ए और डी, तो 2 एपी की 4 चीजें होंगी, उसका ए उसका डी इसका ए इसका डी। तो A1 A2 D1 D2, यस और नो। ठीक है, तो कुल मिला के 2 एपी है, उनकी 4 चीजें। उन्होंने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस कह रहा है, तो फिर D1 D2 अलग मानने की जरूरत नहीं, सिंपली डी रख दिया। डी ही इसका कॉमन डिफरेंस है, डी ही इसका कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि खुद ने कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। लेकिन अभी फर्स्ट टर्म का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म अभी तो अलग है, इसकी A1 है और उसकी A2 है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स इज 100। इन दोनों एपी के 100 नंबर की टर्म का डिफरेंस 100 है। तो बताइए 1000वें नंबर की टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 1000, सबसे पहला आंसर 1000 ही निकल के आता है। 100वें नंबर की टर्म का डिफरेंस 100, तो 1000वें नंबर की टर्म का डिफरेंस 1000। वो कह रहा है जब एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर सेम ही होगा ना।
आंसर सो ये आएगा ना, खुद ही ने तो कहा, खुद ही ने तो कहा भी कॉमन डिफरेंस सेम है। पर देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उस एपी के अंदर का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन जो जिस स्पीड से ये चल रही है उसी स्पीड से ये चल रही है, यस और नो, चल रही है। तो ये 1 घंटे बाद जितनी आगे पहुंचेगी उतनी ही आगे ये पहुंचेगी। स्टार्ट कहां से हुई वो पता नहीं है, लेकिन अब तो दोनों बराबर चल रही हैं भाई। 2 ट्रेन मान लो, 2 ट्रेन मान लो, ये पहले स्टार्ट हो गई, ये बाद में स्टार्ट हुई है, लेकिन अब ये थोड़ी सी पीछे इससे, ये मान लो ये आगे ये पीछे, बट अब तो दोनों साथ में चल रही है। ये हमेशा इससे पीछे रहेगी, हमेशा से आगे रहेगी, ये चीज क्लियर है। लेकिन इन दोनों के इस टर्म का डिफरेंस जो होगा उस टर्म का डिफरेंस भी तो वही होगा, क्योंकि अब तो ये साथ में ही चल रही है ना भाई। फर्स्ट टर्म का पता नहीं है स्टार्ट कहां से हुई ये पता नहीं है, बट कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी स्पीड दोनों की सेम है एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, ये तो हो गई कॉमन सेंस की बात। ठीक है, आंसर 100 आएगा इसका। अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000वें टर्म 2000वें टर्म किसी भी टर्म का डिफरेंस 100 ही रहेगा। बट वो कैसे हुआ सर, कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। तो देखो मान लो ये तो है AP1, ये है AP2, 2 AP है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है, 2 चीजें होती हैं AP के पास, एक तो फर्स्ट टर्म और एक क्या, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म इसकी मान लेता हूं मैं A1, स्मॉल a1, और इसकी मान लेता हूं स्मॉल a2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो दोनों का सेम मान लेता हूं DD। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी 100th नंबर की टर्म निकालो और उसकी भी 100th टर्म की नंबर की टर्म निकालो और दोनों का कर दो डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। तो मैं निकालता हूं इसकी 100th नंबर की टर्म। तो इसकी 100th नंबर की टर्म लेटर से देखो एक चीज करनी पड़ेगी, सुनो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा। इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल लेटर ए मान लो और इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल लेटर ए मान लो। और कॉमन डिफरेंस में अलग अलग नहीं करने की जरूरत है क्योंकि वो सेम। बोलो इसकी 100th टर्म, देखिए इसकी 100 नंबर की टर्म कौन सी होगी, A100। उसकी 100 नंबर की टर्म कौन सी होगी, कैपिटल A100, राइट। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। भाई इसकी 100 नंबर की टर्म और इसकी 100 नंबर की टर्म, 100 डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना। मैं मान लेता हूं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, कुछ भी मान लो, चाहे उल्टा मान लो। डिफरेंस लगा दो 100 लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड करो, A100 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, A + 99D माइनस उस A100 को एक्सपेंड करो तो कैपिटल A प्लस, क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A है। भाई इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल a मानी थी, उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A मानी है, तो कैपिटल A + 99 और D क्योंकि सेम माना है दोनों में तो D रहेगा। ऐसा नहीं है कि इधर कैपिटल D और स्मॉल d आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, केवल डिफरेंस है फर्स्ट टर्म का। और वो भी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही मानेंगे कि अलग अलग है। ठीक है, कोई ये कहेगा सर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो साथ ही रख लो ना उसको भी, क्यों रख लें, जब उन्होंने कुछ कहा नहीं है तो नहीं मानेंगे कि वो चीज है, फिर हम जनरल थिंग मानेंगे। जनरल थिंग यही होगी कि 2 AP है तो फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो A + 99D, माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस कैपिटल A माइनस 99D इक्वल टू 100। तो 99D में से 99D गया, क्या बचा, A माइनस कैपिटल A बराबर 100। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो A क्या था, इसकी फर्स्ट टर्म थी, कैपिटल A क्या था, उसकी फर्स्ट टर्म थी। दैट मींस इन दोनों की फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस भी 100 है। इनकी 100वीं टर्म के डिफरेंस के बीच में डिफरेंस तो 100 था, इनकी पहली टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 है। तो इसको एज ए इक्वेशन मान के छोड़ दो। और अब देखो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे ये पूछा है कि अब इनकी 1000th टर्म, अब इनकी क्या करो, 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो। तो इसकी 1000th टर्म ये होगी और उसकी 1000th टर्म ये होगी। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ क्या होगा, ये पूछा है आपसे। एक्सपेंड करो, A 1000 क्या हो जाएगा, A + 999D माइनस कैपिटल A 1000 क्या हो जाएगा, कैपिटल A + 999D इक्वल टू व्हाट आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं तो A + 999D, माइनस साइन लगा हुआ है तो -A - 999D, ये दोनों वापस कट गए। क्या बचा, आंसर क्या आया,
a माइनस ए, और a माइनस ए का आंसर आपने पहले ही नोट किया हुआ है, क्या है? सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने a माइनस ए का आंसर 100 नोट किया हुआ है, तो a माइनस ए का आंसर 100 ही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी क्वेश्चन में अगेन a माइनस ए आ गया मेरे पास, तो उसकी वैल्यू 100 पुट अप कर दो, आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, ये तो है कि हाउ डू वी डू इन आवर एग्जाम्स, और कॉमन सेंस में याद रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा अगर शुरू से सेम है तो। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। यस सर क्या? यस सर का मतलब भाई आगे डाउट है? चलो, आगे चलो, ठीक है। आगे चलो। चलते हैं। कहाँ थे? 12th हो गया, 13th देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? अब ये देखो कहाँ से कहाँ तक, ये 7th से लेकर और यहां तक करीब करीब सेम क्वेश्चन है ना। अब 13th से लेकर एंड 15th तक फिर क्वेश्चन नहीं, 13th एंड 14th सेम कैटेगरी के ओनली, लेकिन इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में। तो ये कैटेगरी समझते हैं क्या कह रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व करके आए हुए जूनियर क्लासेस में, बट उसको उस टाइम हम एपी से नहीं सॉल्व करते थे, जनरल डिवीजन वाले मेथड से सॉल्व करते थे। ठीक है, याद आ रहा हो तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? आप सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे ना, आपको याद आएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन हमने बचपन में किए थे। कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं? कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर दुनिया में हैं जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो 3 डिजिट के नंबर जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। खत्म कहां पे होते हैं? बचपन हमने सीखा था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। सीखा था कि नहीं सीखा? मैंने तो सीखा था, आपने भी सीखा ही होगा। ओके, तो मैंने देखा यार कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो है 100, राइट? फिर अगला आ जाता है 101, 102, ऐसे करते करते 3 डिजिट नंबर चलते जाते हैं, और ऐसे करते 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 लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। उससे पहले का एक और लिख देता हूं, जैसे 998, और खत्म हो जाता है वो लास्ट में 9। तो 3 डिजिट नंबर की ये सीरीज चलती है मोटे तौर पे बात करें तो। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें से वो नंबर छांटने, वो 3 डिजिट के नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हो। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है कि इनमें से मैं अगर एक भी नंबर सेलेक्ट कर लूं सक्सेसफुली कि हाँ 2 7 से डिवाइड होता है, तो अगला वाला तो 7 के गैप में ही आएगा। आज कौन सा डे? आज कौन सा डे है? कौन सी डेट है? फ्राइडे। 4। अगला फ्राइडे कब आएगा? 11। अगला फ्राइडे कब आएगा? आज फ्राइडे है, 4 तारीख है, तो अगला फ्राइडे कब आएगा? उससे अगला कब आएगा? 7 7 ऐड करोगे तो एक भी नंबर अगर मिल गया 7 से डिविजिबल, तो उससे उसके 7 के गैप में अगला नंबर होगा नहीं होगा? तो अब मेरा टास्क ये है कि पहला नंबर ढूंढ लूं, बस पहला नंबर ढूंढ लूं, आगे तो 7 7 के गैप में आएगा ही आएगा। तो एक तरीका तो यह है पहला नंबर ढूंढने का कि पहला नंबर उठाओ, डिवाइड करके देखो, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला देखो हिट एंड ट्रायल से। ज्यादा से ज्यादा 7 हिट एंड ट्रायल लगेंगे, 6 ही लगेंगे एक्चुअली, ज्यादा से ज्यादा 6 ही हिट एंड ट्रायल लगेंगे, नहीं 7 लगेंगे। हो सकता है वो 7वां ही है, जैसे 102, 9 है, 3 4 5 है, उन 7 में से एक तो निकलेगा ही निकलेगा ना भाई। हर 7 नंबर में से एक नंबर 7 से डिविजिबल होता है दुनिया का, दुनिया के हर 7 नंबर्स में से एक नंबर तो 7 से डिविजिबल होता ही है। तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आपने हिट एंड ट्रायल से निकालना शुरू किया, एक तरीका ये हो गया। 105 में 100 में सक्सेस नहीं मिली, 101 में नहीं मिली, 2 में नहीं मिली, 3 में 4, 5 में मिल गई। अब 5 के बाद तो पता है 7 7 का गैप चलेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर मैं हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहता, तो फिर उसका तरीका सुनो। फिर हम क्या करेंगे, पहला नंबर उठाएंगे, 100 उठाएंगे, ठीक है? पहला और आखिरी उठा के देखेंगे। तो 100 उठाया मैंने, 7 से डिवाइड किया, करो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2, तो रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया, दैट मीन 100 तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है? अब लास्ट वाला देखो 999, देखते हैं कि ये डिविजिबल है क्या। 7 1 जा 7,
29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, अगेन रिमाइंडर 5 बच गया, तो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अब सुनो, पहले नंबर में 2 रिमाइंडर बचता है, तो अगर 2 रिमाइंडर को इसमें से कम कर दूं, 98 कर दूं, भाई रिमाइंडर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा है। रिमाइंडर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा को हटा दे तो बचा हुआ नंबर डिवाइड हो जाएगा, बट उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो नंबर 2 डिजिट का रह जाएगा, क्योंकि उसको पहला ही नंबर लिया है मैंने 3 डिजिट का, उसमें से अगर मैं कुछ भी कम करता हूं तो 2 डिजिट की कैटेगरी में आ जाऊंगा, तो मैं माइनस नहीं कर सकता ना। तो जो एक्स्ट्रा है या तो उसको हटा दो या उसको पूरा कर दो। जो एक्स्ट्रा है या तो उसको हटा दो या फिर पूरा कर दो। पूरा करने के लिए 5 की और जरूरत है भाई, 7 पूरा कर दो ना, 7 का पूरा पूरा एक ग्रुप बना दो, 7 में से 2 ही है मेरे पास, तो या तो उस 2 को ही हटा दो या फिर पूरा करो। पूरा करने के लिए 5 की और जरूरत है, तो घटा नहीं सकता क्योंकि 2 डिजिट में घुस जाऊंगा, बढ़ा तो सकता हूं। तो 5 और बढ़ा दिया, 100 में 5 बढ़ाया तो पहला नंबर क्या मिला। अब चलते हैं आखिरी नंबर कैसे निकालें। सर आखिरी नंबर में बढ़ा दें क्या? आखिरी नंबर में बढ़ाना मत, क्योंकि फिर 4 डिजिट में घुस जाओगे। पहले नंबर में से घटाना मत, उसको बढ़ा के पूरा करना। आखिरी नंबर में बढ़ाना मत, उसको घटा के पूरा करना। करना दोनों में पूरा ही है। अब इसमें 5 रिमाइंडर है, तो बढ़ाना अगर मुझे होता तो 2 और बढ़ा के मैं 7 करता, लेकिन अगर मैं 2 और बढ़ा दूं उसमें तो वो तो 1000 एक 4 डिजिट नंबर में चला गया। तो दैट मीन्स आखिरी नंबर में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जो 5 एक्स्ट्रा है उसी को घटा दो, तो 999 माइनस 5 कितना होता है? तो दिस इज द टेक्निक, और ये बचपन में सिखाई गई थी। दिस इज द टेक्निक। आपको अगर सर ये तो कॉमन सेंस से निकाल लेंगे, नो डाउट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाता है और डिविजिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है, जैसे 7 से डिविजिबल था, कल को 23 से डिविजिबल आएगा, तो करते रहो फिर 23 बार, या तो अटेंड ट्रायल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो टेक्निक लगा दो। केवल पहला और आखिरी चेक करना है, बीच का भूल जाओ सब। मैं तो 37 भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी। 37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, कर लगा दे रहा हूँ 37 बार अटेंड ट्रायल। 37 में से एक नंबर होगा जो 37 से डिवाइड होगा। आपकी किस्मत इतनी बुरी हुई कि 37 हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? प्रैक्टिकली सोचो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये मेथड बहुत हेल्पफुल है। क्लियर है सबको ये मेथड? आप पहला नंबर उठाएं, आखिरी नंबर उठाएं, 7 से या जिससे भी डिवाइड करवा रहा है करवाओ, रिमाइंडर निकालो दोनों का। रिमाइंडर नहीं निकलता तो वो तो डिविजिबल है ही, फिर तो वो खुद ही नंबर ही डिविजिबल है। लेकिन बाय द वे रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर का कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, तो जो रिमाइंडर है छोटे नंबर में तो बढ़ा दो, और जो आखिरी नंबर लिया है उसमें से वो रिमाइंडर कम कर, मतलब वो रिमाइंडर मत बढ़ाओ, उस रिमाइंडर में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 7 का पूरा पैकेज बन जाए। तो 5 जोड़ना है, और 5 100 में जोड़ दो, 105 हो गया, और उधर से वो 5 जो है घटा दो। क्लियर है? तो पहला नंबर मिल चुका है 105, और दूसरा आखिरी नंबर मिल चुका है 994। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी केवल इस एपी की पहली और आखिरी टर्म पता चली। अभी इस एपी की पहली और आखिरी टर्म पता चली। तो वो ऊपर भी एक एपी थी, वो भी एपी है, लेकिन उसमें एक एक का गैप चल रहा है। अब मैंने एक नई एपी बना दी जिसमें 7 7 का गैप चलेगा, और उस एपी की पहली टर्म क्या आ गई? 105। तो एक दो टर्म और लिख लो, जैसे 7 7 के गैप में अगली टर्म एपी के अगली टर्म क्या हो जाएगी? 112, और फिर 7 जोड़ के 119। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या आएगा मेरा? 994। तो एपी रेडी है, ए बराबर 105 और डी तो कॉमन डिफरेंस 7 है ही सही। और एक चीज और है मेरे पास, लास्ट टर्म क्या है? 994। अब पूछ ले तेरे को जो पूछना है। क्या पूछा है इसने? हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। हाउ मेनी का मतलब है एन की वैल्यू पूछी, हाउ मेनी का मतलब है। और वैसे कॉमन सेंस से भी दे सकते हो कि ए एन के फॉर्मूला में कौन कितनी चीजें आ गई हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया, और लास्ट टर्म को तो a n मानते ही थे, तो मेरे पास a n भी आ गया। बचा क्या? वही निकालना होगा, पांचवी चीज तो कोई होती नहीं है इस फॉर्मूला में। ठीक है, पुटअप करो, निकालो। ए एन कितना डालूंगा? 994। ए कितना डालूंगा? 105। एन माइनस 1 एज इट इज, और डी कितना डालूंगा? 7। सॉल्व करते हैं। 105 को इधर लेके आएंगे तो 994 माइनस 105, उधर क्या बचता है? n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, करो माइनस। 9 8 889 सही है।
ठीक है, इक्वल टू n-1, n-1 उधर रखो, 7 को इधर डिवाइड करवाओ, तो क्या हो जाएगा, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 49, n-1 1 को इधर भेजोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 प्लस 1 विच विल गिव मी 128। तो दुनिया में 128 नंबर्स ऐसे होते हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, चाहो तो गिन लेना, 105 112 ऐसे करते करते 994 तक जाना, कितने निकलेंगे 128 निकलेंगे। भाई उस टाइम तो कहा था मैंने गिनना जब कर रहे थे, क्योंकि जब अपन कोई चीज करते हैं ना तो एक्टिविटी जो भी होती है ना करनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी करने से टाइम तो वेस्ट होता है एक बार के लिए, लेकिन ये चीजें जहन में बस जाती हैं, फिर बस जाएंगी ना ऑब्वियसली। तो बसाना तो था, लेकिन अब मत बसाने लग जाना, अब रिवीजन सीरीज में ये सब चीजें नहीं चलती ऑब्वियसली। ओके जी, तो क्वेश्चन समझ में आया। इसी कैटेगरी का सेकंड क्वेश्चन अब आप खुद बताएंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, और फिर एक में आज होमवर्क दूंगा और बाकी के फिर अपन कल करते हैं क्वेश्चन। 14th, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में। देखो एक चीज और सुनो, दो प्रीपोजिशंस की कैटेगरी यूज होगी आपके क्वेश्चंस में। एक तो होती है फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड टू, और एक होती है बिटवीन एंड एंड। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम 10 टू 250, और मैंने एक लिख दिया बिटवीन 10 एंड 250, क्या डिफरेंस है दोनों में? फ्रॉम और टू में 10 और 250 भी काउंट होंगे और बीच के तो काउंट हो ही रहे हैं, और बिटवीन में 10 और 250 नहीं काउंट होंगे, इनके बीच के ही काउंट होंगे, यानी 11 से 249 की बात कर रहा है वो, 10 की बात नहीं कर रहा और 250 की बात नहीं कर रहा। क्लियर है? अब क्वेश्चन बड़े केयरफुली रीड आउट करना है कि फ्रॉम एंड टू यूज किया है या बिटवीन एंड एंड यूज किया है। ठीक है, देखते हैं। तो इसने अब की बार बिटवीन और एंड यूज किया है। क्या यूज किया है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड, तो मैं मानूंगा बिटवीन और एंड यूज किया है ना, तो 10 और 250 है ही नहीं है, ये है ही 11 और 249। क्या इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा? किसी में पढ़ जाए तो? इसमें तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे ना, जरूरी थोड़ी कि 10 और 250 ही देगा। कल को मान लो यहाँ पे वो 12 दे देता तो फर्क पड़ता, क्योंकि 12 डिवाइड होता है 4 से, तो आप 12 को काउंट कर लेते हैं, जबकि काउंट करना ही नहीं है, बिटवीन का मतलब है 12 के अगला काउंट कर। ठीक है, तो अब की बार क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहले तो देखो मैं सीरीज बनाता हूं, तो क्वेश्चन था 10 और 250 के बीच में, तो 10 तो काउंट करूंगा नहीं, 11 से काउंट करूंगा, और पूरी काउंटिंग अगर चलाएं तो ऐसे करते करते कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? 249, 250 काउंट नहीं होगा, तो 248 एंड 249, ये तो हो गई मेरी ओरिजिनल सीरीज। इसमें से अब नंबर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं? वो नंबर सेलेक्ट करने जो 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल मतलब वही 4 के डिविजिबल, पूछने का तरीका अलग है। 4 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आने वाले, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये सब उसकी टेबल में आ रहे हैं, 4 8 12 16 ये उसकी टेबल में आ रहे हैं, उसके मल्टीपल्स हैं। कहने का मतलब तो वही है कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला नंबर ढूंढो, और अब ये 4 की डिविजिबिलिटी में तो बड़ा आसान है, पहला नंबर ढूंढ लोगे 12। ठीक है, तो और चाहो तो उस कैटेगरी से करना, उस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा। आखिरी नंबर देखो, अब आखिरी नंबर तो आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हो। तो 249 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24, 9 सॉरी 6, हाँ ठीक है, 4 2 जा 8 1, तो रिमाइंडर 1 बचा। आखिरी में क्या करते हैं, मतलब आखिरी नंबर के केस में ये एज इट इज माइनस कर देता हूं मैं उससे। अगर स्टार्टिंग में होता तो मैं इसको कंप्लीट करता हूं, मतलब मैं इसमें 3 और जोड़ता, 4 बनाने के लिए 3 और जोड़ता, अगर पहले नंबर की बात होती तो। लेकिन पहले नंबर की बात नहीं हो रही, आखिरी नंबर की बात हो रही है, तो एक को एज इट इज कम कर देंगे। 249 में से एक कम हुआ तो क्या आया? 248। तो सीरीज जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट होके क्या बन गई? अब पहला नंबर बन चुका है 12, तो अगला 4 4 के गैप में क्या बनेगा? 16, फिर 20, और ऐसे करते 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 लास्ट नंबर क्या बन चुका है? ये सेलेक्ट हुआ है लास्ट में, 249 सेलेक्ट नहीं हुआ है, 248। अब ये सीरीज छोटी हो गई, उससे 4 4 के गैप में आ गई, वो तो 1 1 के गैप में थी और ये 4 4 के गैप में आ गई। बोलो ए क्या है? 12, और डी तो ऑब्वियसली क्या होता है? 4, जो इनका गैप है, और लास्ट टर्म क्या है? 248, एंड लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट कराते ही हैं, और आपको एन निकालना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी पूछा है ना, कितने, ये भी चीज याद रख सकते हो कि हाउ मेनी का आंसर हमेशा इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, हाउ मेनी और विच टर्म, हाउ मेनी और विच टर्म, इन दोनों का जो आंसर होता है वो क्या होती है? एन की वैल्यू होती है। ठीक है, ओके, तो ए एन का फॉर्मूला
ए एन यानी कि 248 प्लस इक्वल टू ए क्या है 12, एन तो निकालना है, इंटू डी क्या है 4, 12 को भेजा यहाँ 248 में 12 का 236, एन माइनस 1 4, 4 को भेजा वहां पे, डिवाइड करवा दो, 4 5 जा 20 59 4 9 36, ठीक है, एन माइनस 1 को यहाँ भेजा, 59 प्लस 1 यानी कि 60 नंबर्स ऐसे हैं इन दोनों के बीच में अगर सेलेक्ट करें जो कि 4 के टेबल में आते हैं, 4 के मल्टीपल्स या 4 से डिविजिबल है। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर इज 60। बोलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए आज? थोड़ी लेंदी है एक्सरसाइज, इससे अगली वाली भी लेंदी है। 14 तक हो गए। हाउ मेनी क्वेश्चंस आते हैं? 20। तो कल का दिन और लगेगा अभी, है ना? चलो ठीक है, जो है सो है। एक होमवर्क मार्क करो, क्वेश्चन नोट करो। हाउ मेनी 5-digit numbers are divisible by 90? करके आना कर। हाउ मेनी 5-digit numbers are divisible by 90? ठीक है, हो जाए तो स्नैपशॉट भेज देना, वेट मत करना कि सर इनवाइट करें फिर हम सेलिब्रिटी की तरह आए, गेस्ट अपीयरेंस दें। ठीक है, होते ही मेरे को मैसेज कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।